दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर। यदि आप LIC के एजेंट हैं तो निश्चित रूप से आप LIC का फॉर्म भी भरते होंगे। जब आप LIC के फॉर्म संख्या 300 को भरते हैं तो क्या आपने उसके पेज संख्या 5 पर सेक्शन 2 पर ध्यान दिया है? सेक्शन 2 के प्रश्न संख्या 2 में एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्ताव किसके तहत है? और इसमें कुल 4 ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत जीवन, दूसरा ऑप्शन है नियोक्ता कर्मचारी योजना, तीसरा ऑप्शन है HUF और चौथा ऑप्शन होता है MWP। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको व्यक्तिगत जीवन, नियोक्ता और कर्मचारी योजना इसकी जानकारी होगी और मैंने अपने चैनल पर HUF के संदर्भ में अभी एक वीडियो पोस्ट की है, तो यदि आपने उसको देखा होगा तो आपको निश्चित रूप से उसकी भी जानकारी हो गई होगी। अब चौथा ऑप्शन है MWP, तो क्या आपको इसके संदर्भ में जानकारी है? दोस्तों, मेरा प्रश्न यह नहीं है कि आपको MWP के विषय में जानकारी है कि नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि MWP के विषय में जानकारी देकर और आप अपने ग्राहक से बीमा करा लें। क्या इस तरह की कोई जानकारी है क्या आपके पास? तो दोस्तों, यदि आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, हमारे यहाँ गाँव में एक कहावत है। कहावत यह है कि जिसकी 52 बीघा की खेती होती है उसकी लागत भी 52 बीघे की होती है, उसका लाभ भी 52 बीघा का होता है तो नुकसान भी 52 बीघे का होता है। यदि इसको साधारण शब्दों में कहूँ तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ कि यदि कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको अपने व्यवसाय में जब लाभ होगा तो ज्यादा होगा और नुकसान भी होगा तो ज्यादा होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप हमारे इस कहावत को सुनकर सोच रहे होंगे कि सर MWP एक्ट के विषय में जानकारी देने जा रहे थे और एकाएक यह कैसा कहावत लेकर बैठ गए। प्यारे साथियों, यदि आप बड़ा बीमा करना चाहते हैं तो फिर आपको उन लोगों की जरूरतें समझनी होगी, उनकी आवश्यकताओं को समझना होगा, क्योंकि जब तक आपको उनकी आवश्यकता समझ में नहीं आएगी तब तक आप उनका सलूशन नहीं दे पाएंगे। एक LIC का अभिकर्ता होने के नाते हम लोगों के पास एकमात्र जो हथियार है वह यह है कि हम LIC की योजनाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को बेहतर लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, हम लाभ के विषय में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आवश्यकता की बात करते हैं। यदि आप किसी बड़े व्यापारी से मिलते हैं या फिर कोई बड़ा कारोबारी है, आप पाएंगे कि यह जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं या फिर यह जो बड़ा बड़ा कारोबार करने वाले लोग होते हैं, मुझे लगता है कि लगभग 100% व्यवसायों के ऊपर कोई न कोई कर्ज, कोई न कोई लोन जरूर होगा। अब यहाँ पर पहली लायबिलिटीज कर्ज की हो गई। अब दूसरी बात करते हैं टैक्स के विषय में। अब इन लोगों के ऊपर दूसरी बड़ी लायबिलिटीज होती है टैक्स की। टैक्स इनको सही ढंग से पूरा कैलकुलेशन करके जमा करना होता है। यदि इनसे कहीं भी जाने अनजाने कोई गलती होती है तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है इनके ऊपर रेड करता है और पकड़े जाने के बाद इनकी जो भी चल अचल संपत्ति होती है सीज होने की खतरा होता है और यहाँ तक कि इनको जेल भी भोगना पड़ता है। अब दोस्तों, सपोज दैट कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर इनकम टैक्स विभाग ने रेड डाल दिया और उस रेड के अंदर वह जो व्यापारी है या फिर वह जो कारोबारी है, यदि उसकी गलती पाई जाती है तो उसकी जो भी सारी संपत्ति है वो जब्त हो जाएगी और वह व्यक्ति चला जाएगा जेल के अंदर। वह व्यक्ति तो जेल के अंदर चला गया, लेकिन उसके पीछे जो उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनका क्या होगा? यह एक संभावना है। अब दूसरी संभावना की बात करते हैं। सपोज दैट एक ऐसा कारोबारी या फिर एक ऐसा व्यापारी जिसने मार्केट से कर्ज लिया हुआ है, ईश्वर न करे यदि उस व्यक्ति के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, यदि उस व्यक्ति के साथ कोई घटना हो गई, फिर क्या होगा? निश्चित रूप से आपके मन में यह होगा कि यदि वह बड़ा कारोबारी है तो वह बीमा कराया होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपने कभी इस विषय में ध्यान से सोचा है? क्या आपने इसका गूढ़ता के साथ अध्ययन किया है? यदि किसी व्यक्ति ने बैंक से या फिर ओपन मार्केट से कर्ज लिया हुआ है और वह कर्ज भरे बगैर ही अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वह जो बैंक है या फिर उसने जिस भी संस्थान से लोन लिया हुआ है वह उसकी जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसको यह कानूनी अधिकार होता है कि वह उसको जब्त करके अपने पैसे की रिकवरी कर ले। अब चूंकि गलती तो उस व्यक्ति की है, उस व्यापारी या उस कारोबारी की है, लेकिन उसकी सजा उसका परिवार, उसके बच्चे क्यों भोगे? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय कानून में यह प्रावधान है और उस प्रावधान का नाम है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। हो सकता है साधारण भाषा में आप अपने घरों में स्त्री धन का नाम सुने होंगे और मुझे लगता है कि स्त्री धन का नाम सबसे ज्यादा तब आया था जब नोटबंदी हुई थी, तो इस नाम से आप वाकिफ होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, यह जो स्त्री धन है या फिर अगर मैं कहूँ मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट है, यह एक्ट उस परिवार को एक बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है, एक बहुत बड़ी आर्थिक मजबूती देता है। दोस्तों, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी एक्ट को समझने से पहले मुझे लगता है कि स्त्री धन के विषय में समझना बहुत जरूरी है। अक्सर घरों में महिलाएं कहती हैं, मेरा यह जो गहना है यह मेरे मायके का गहना है, मेरी शादी में मेरे ससुराल पक्ष से यह चीजें मुझको गिफ्ट में मिली थी, मेरी ननद ने मेरे को यह गिफ्ट दिया था। तो यह जो सारी की सारी चीजें विवाह के समय एक महिला को मिलता है, इसको हम स्त्री धन कहते हैं। यदि इसको मैं संक्षेप में कहूं तो स्त्री धन को आप यह कह सकते हैं कि विवाह के समय एक लड़की को ससुराल पक्ष से या फिर मायके पक्ष से जो भी चीजें गिफ्ट के रूप में मिलती हैं वह उसका स्त्री धन कहा जाता है, और इस स्त्री धन के ऊपर एकमात्र उस महिला का ही अधिकार होता है। अब यह एक अलग बात है कि जब लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद लड़की मायके से ससुराल में आती है तो तमाम घरों में ऐसा देखा गया है कि उसका जो स्त्री धन है उसको उसके परिवार के लोग, उसके ससुर, उसकी ननद या फिर उसका पति रख लेता है। लेकिन उस महिला को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह जब चाहे अपने स्त्री धन की मांग वह कर सकती है, और यदि कोई महिला अपने स्त्री धन की मांग करती है तो उसको यह कानून अधिकार प्रदान करता है कि उसकी संपत्ति जिसके भी पास है वह संपत्ति उसको लौटाई जाए। इसे हम स्त्री धन कहते हैं। अब सपोज दैट कोई कारोबारी है या फिर कोई व्यापारी है, अब यदि इनकम टैक्स विभाग की रेड उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो उसकी जितनी भी चल अचल संपत्ति है उस सभी संपत्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने कब्जे में ले लेता है। वहां पर कहीं भी स्त्री धन की बात नहीं आती है। अब सपोज दैट कोई व्यक्ति है जो बैंक से लोन लिया हुआ है और उस लोन को चुकाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। बैंक को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह अपने द्वारा दी गई जो लोन की रकम है उसको उसकी संपत्ति से रिकवर कर सकता है, और यदि उसकी रिकवरी होती है वहां पर भी स्त्री धन की कोई भी बात नहीं होती। अब यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण बात को समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट किसी महिला की शादी हुई, उस शादी में कुल मिलाकर जो उसको ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष से जो गिफ्ट मिला उसकी रकम 20 लाख रुपए है। यदि वह उस 20 लाख रुपए के ऊपर MWP एक्ट के तहत अगर उसको रजिस्ट्री कर लेती है, उसका रजिस्ट्रेशन करा लेती है, तो उसकी इस संपत्ति को, उसकी यह जो 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कोई छू नहीं सकता है। हाँ, यह अलग बात है कि यदि इस 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं किया गया और उसके ऊपर कुछ मुनाफा कमाया गया है तो वो जो एक्स्ट्रा मुनाफा है यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर कैलकुलेशन करना होगा तो वह जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वह जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई गई है उसके ऊपर बात करेगा। उसका जो मूलधन है जो 20 लाख रुपए है जो कि उसको ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष से गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। यह पावर होती है MWP एक्ट की। और कमाल की बात बोलूं, आपने इधर बीच कई बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे। इन बड़े बड़े लोगों ने भी स्त्री धन के विषय में कोई प्रोग्रामिंग नहीं की। अब वह गलत किए हैं सही किए हैं वह एक दूसरा विषय है, लेकिन उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जितनी भी चल अचल संपत्ति है गवर्नमेंट ने कुर्क करने का आदेश दे दिया है। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि आप इस MWP एक्ट के विषय में अपने ग्राहक को अच्छे ढंग से समझाते हैं, निश्चित रूप से आप उसके परिवार और उसके बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक मोटी रकम सुरक्षित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीवन बीमा पॉलिसी के लिए। दोस्तों, यदि कोई जीवन बीमा की पॉलिसी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रजिस्टर होती है और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद उस तरह से जो रजिस्टर पॉलिसी होती है उस पॉलिसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कोई भी कर्जदार क्लेम नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके विषय में मैंने विस्तृत रूप से जानकारी दी हुई है। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके फॉर्म को कैसे भरते हैं, यह सारी की सारी जानकारी मैंने अपने वेबसाइट जीवनबीमाबाजार.com पर मैंने पोस्ट किया हुआ है। उस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यही नहीं, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है उसकी पूरी PDF फाइल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी उस वेबसाइट पर जाकर आप उस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप बड़ा बीमा बेचना चाहते हैं, बड़े लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनकी जरूरतों को समझना होगा। और यदि आप उस हिसाब से आप अपने नए क्लाइंट से बात करते हैं तो वह क्लाइंट को यह महसूस होता है कि आप उनके हित की बात कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जिसको अपना हित दिखाई देता है वह उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता, जिसके कारण उस व्यक्ति को हित हो रहा है, जिसके कारण उस व्यक्ति का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है आपके लिए उपयोगी रही होगी। और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे इस YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे एक लाइक की बटन बनी हुई है, आप उस लाइक की बटन को क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि यह जो जानकारी है आपके
दोस्तों आपके मित्रों को होनी चाहिए। आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको यह जानकारी होनी चाहिए, आप इस वीडियो के लिंक को अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कंफ्यूजन को लिख सकते हैं। मेरा प्रयास होगा जितना जल्दी हो सके आपके प्रश्न का उत्तर दूं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हुई, लेकिन यदि मैं मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के विषय में पूरी जानकारी लेकर बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और मुझे पता है कि आप में से ही बहुत सारे ऐसे अभिकर्ता हैं जो इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ MWP एक्ट के एक महत्व का सिर्फ आपको आभास कराया है। पूरी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर आप इस जानकारी को ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जो LIC का फॉर्म है जो कि MWP एक्ट के लिए भरा जाता है, वह फॉर्म का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट कराकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।